हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम हाइपोटेंशन के बारे में स्टडी करते हैं। हाइपोटेंशन एक मेडिकल कंडीशन है। हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है ना, वो नॉर्मल लेवल से लो होता है। यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर देखा गया तो 120/80 mmHg हमारा ब्लड प्रेशर रहता है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है ना, यानी कि हाइपोटेंशन होता है ना, तब 90 to 60 mmHg ब्लड प्रेशर हमारा रहता है। इस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। एंड ये हाइपोटेंशन का कॉजेस देखा गया तो सीवियर ब्लड लॉस होने से एंड हिमरेज होने से भी हाइपोटेंशन होने की चांसेस रहता है। एंड डिहाइड्रेशन के कंडीशन में हाइपोटेंशन होने की चांसेस रहता है। डिहाइड्रेशन यानी कि हमारा बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है ना, वो फ्लूइड लॉस होने से हाइपोटेंशन होता है। एंड वॉमिट एंड डायरिया होने से भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। ये वॉमिटिंग एंड डायरिया की कंडीशन में भी सेम हमारे बॉडी में से फ्लूइड लॉस होता है। इस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहता है। एंड सीवियर इन्फेक्शन में एंड सेप्सिस के कंडीशन में भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहता है। एंड हार्ट फेलियर के कंडीशन में एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक के कंडीशन में भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहता है। एंड अरिथमिया के कंडीशन में एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कंडीशन में भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि एड्रेनल इनसफिशिएंसी के कंडीशन में। एंड सर्टेन मेडिकेशन यूज करने से भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहता है। मेडिकेशन यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड डायरेटिक्स ओवर यूज करने से भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहता है। एंड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में एंड बेड रेस्ट के पोजीशन में भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहता है। एंड एनाफिलैक्सिस एनाफिलैक्सिस यानी कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है। इस कंडीशन में भी हाइपोटेंशन होने की चांसेस रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम हाइपोटेंशन के टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब हम बेड रेस्ट लेने के बाद सडनली जो खड़े होते हैं ना, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में जो स्टैंड होते हैं ना, उस टाइम सडनली ब्लड प्रेशर फॉल होता है। उस कंडीशन को हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। ये पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन में मेनली देखा गया तो ये आफ्टर मील ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। यानी कि फूड कंज्यूम करने के बाद ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। उस कंडीशन को हम पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन कहते हैं। एंड थर्ड वन इज हाइपोवॉलेमिक हाइपोटेंशन। हाइपोवॉलेमिक हाइपोटेंशन में मेनली देखा गया तो ये ब्लड लॉस होने से एंड बॉडी फ्लूइड लॉस होने से हाइपोटेंशन होता है। ब्लड लॉस यानी कि जब हमें इंजरी होता है ना, उस टाइम जो ब्लड लॉस होता है ना, उस कंडीशन में हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहता है। एंड बॉडी फ्लूइड लॉस यानी कि जब हमें डायरिया, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन होता है ना, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस रहता है। इसे हम हाइपोवॉलेमिक हाइपोटेंशन कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज कार्डियोजेनिक हाइपोटेंशन। ये कार्डियोजेनिक हाइपोटेंशन में मेनली देखा गया तो ये इनएडिक्वेट कार्डियक पंपिंग करने से, यानी कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने से कार्डियोजेनिक हाइपोटेंशन होने के चांसेस रहता है। एंड फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोटेंशन। डिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोटेंशन में मेनली देखा गया तो वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन यानी कि वेसल्स डायलेट होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा गया तो सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के कंडीशन में वेसल में इन्फेक्शन होने से वेसल डायलेट होते हैं। इस कंडीशन को हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। एंड सेकंड इज एनाफिलेटिक शॉक। एनाफिलेटिक शॉक में मेनली देखा गया तो वेसल्स में एलर्जिक रिएक्शन होने से वेसल्स डायलेट होते हैं। इस कंडीशन को हम एनाफिलेटिक शॉक कहते हैं। एंड थर्ड वन इज न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में मेनली देखा गया तो वेसल्स में नर्व्स कंट्रोल लॉस होने से वेसल्स डायलेट होते हैं। इस कंडीशन को हम न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। एंड ये हाइपोटेंशन का साइन एंड सिम्टम्स देखा गया तो डिजीनेस एंड लाइट हेडेक होता है एंड फेंटिंग होता है। फेंटिंग यानी कि बेहोश होते हैं। एंड वीकनेस एंड फैटिग होता है एंड ब्लर्ड विजन होता है एंड नोजिया होता है। एंड हाइपोटेंशन होने से कंफ्यूजन होता है एंड कोल्ड एंड काल्मी स्किन होता है एंड रैपिड पल्स बीट होता है एंड यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है। एंड हाइपोटेंशन के सीवियर कंडीशन में शॉक एंड लॉस ऑफ कॉन्शियस होने के भी चांसेस रहते हैं। एंड
ये हाइपोटेंशन का पैथोफिजियोलॉजी देखा गया तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है ना, तब ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होता है। जब ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है ना, तब टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है। जब टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है ना, तब टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। टिश्यू हाइपोक्सिया यानी कि टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होता है, इसे हम टिश्यू हाइपोक्सिया कहते हैं। जब टिश्यू हाइपोक्सिया होता है ना, तब सेलुलर डिस्फंक्शन होता है। सेलुलर डिस्फंक्शन यानी कि सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, इसे हम सेलुलर डिस्फंक्शन कहते हैं। जब सेलुलर डिस्फंक्शन होता है ना, तब ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है। ऑर्गन डिस्फंक्शन यानी कि ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, इसे हम ऑर्गन डिस्फंक्शन कहते हैं। जब ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है ना, तब ऑर्गन फेलियर एंड शॉक के कंडीशन में पेशेंट जाता है। एंड नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ हाइपोटेंशन, यानी कि हाइपोटेंशन के डायग्नोस्टिक टेस्ट देखा गया तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने से एंड पल्स बीट को मॉनिटर करने से हाइपोटेंशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड ऑर्थोस्टैटिक बीपी मेजरमेंट करने से भी हाइपोटेंशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड ईसीजी करने से एंड कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी करने से भी हाइपोटेंशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी में मेनली देखा गया तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्राइट एंड प्लेटलेट्स के लेवल को चेक किया जाता है। एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल में देखा गया तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट के लेवल को चेक किया जाता है। एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाता है। एंड रीनल फंक्शन टेस्ट यानी कि यूरिया, क्रिएटिन, बर्न एंड जीएफआर रेट को चेक किया जाता है। एंड कार्डियक एंजाइम यानी कि ट्रॉप्टी, सीकेएमबी एंड मायोग्लोबिन के लेवल को चेक करने से हाइपोटेंशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड इकोकार्डियोग्राफी में मेनली देखा गया तो कार्डियक डिसीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। एंड जब ब्लीडिंग क्लिनिकली इंडिकेट होता है ना, तब इन्फेक्शन टेस्ट को किया जाता है। इन्फेक्शन टेस्ट में मेनली देखा गया तो सीआरपी, ब्लड कल्चर, यूरिन एनालिसिस, स्टूल एग्जामिनेशन एंड कोगुलेशन प्रोफाइल को चेक करने से हाइपोटेंशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। यह हाइपोटेंशन के मेडिकल मैनेजमेंट देखा गया तो उसमें फर्स्ट वन इज फ्लूइड रिप्लेसमेंट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट यानी कि जब हमारे बॉडी में से वाटर लॉस होता है ना, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है ना, उस कंडीशन में हाइपोटेंशन होता है, उसको रिकवर करने में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट को वाटर में मिक्स करके ड्रिंक करने से फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है। इससे हाइपोटेंशन को क्यूर किया जा सकता है। एंड आईवी फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करने से भी हाइपोटेंशन को क्यूर किया जा सकता है। एंड सेकंड वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जब हमें इंजरी होता है ना, उस कंडीशन में ब्लड लॉस होता है ना, उसको ट्रीट करने से एंड एनीमिया के कंडीशन में ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने से हाइपोटेंशन को क्यूर किया जा सकता है। एंड इन्फेक्शन को ट्रीट करने से भी हाइपोटेंशन को रिकवर किया जा सकता है। ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है। एंड सेप्सिस को मैनेजमेंट करने से भी हाइपोटेंशन को क्यूर किया जाता है। एंड ये कार्डियक प्रॉब्लम को ट्रीट करने से भी हाइपोटेंशन को रिकवर किया जा सकता है। एंड सर्टेन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने से, यानी कि मेडिकेशन यानी कि नॉर एपिनेफ्रिन को प्रिस्क्राइब करने से भी हाइपोटेंशन को रिकवर किया जा सकता है। ये नॉर एपिनेफ्रिन का फंक्शन देखा गया तो ये वैसोप्रेसर का वर्क करता है। वैसोप्रेसर यानी कि वेसल्स जो डायलेटेड रहते हैं ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे हाइपोटेंशन रिकवर किया जा सकता है। एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में पोजीशन चेंज करने से हाइपोटेंशन को रिकवर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होने से शॉक हो सकता है एंड एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है एंड ब्रेन को ब्लड फ्लो रिड्यूस हो सकता है एंड कार्डियक इस्चीमिया होने के चांसेस रहते हैं एंड ऑर्गन फेल होने के चांसेस रहते हैं एंड लॉस ऑफ कॉन्शियस होता है एंड सीवियर हाइपोटेंशन में डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं।